Hello, yeah, we are doing today class 5 social studies footprint books, chapter number 8, beginning of the British rule in India. कि इंडिया में ब्रिटिश रूल की बिगनिंग स्टार्टिंग कैसे हुई। ठीक है, इस चैप्टर में हम ब्रिटिश कैसे क्यों आए इंडिया में। ठीक है, और उन्होंने लड़ाई करी, जो भी युद्ध लड़ा उससे क्या हुआ कि उन्होंने पूरे इंडियन के उस पर ट्रेड पर कंट्रोल कर लिया। ठीक है, और 1857 का रिवोल्ट भी पढ़ेंगे हम इसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे सब पावर को कंसोलिडेट किया। ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ बंगाल दैट सफर्ड अ सेटबैक अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ये सब हम इसमें स्टडी करेंगे। अब ये तो है कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या करना है कि कमिंग ऑफ यूरोपियंस, कि कैसे कि जो आए थे पोर्टुगीज फर्स्ट आया था और फर्स्ट यूरोपियन जो इंडिया में आया था। फिर उसके बाद फ्रेंच डच कैम, उन्होंने अपना ट्रेड सेंटर इंडिया में सेटअप किया। वास्को डी गामा जो फर्स्ट जो पोर्टुगीज सेलर था उसने सी रूट को डिस्कवर किया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EEIC है जिसकी फुल फॉर्म, वॉज फाउंडेड इन 1600 में वो फाउंड हुई। और ब्रिटिश केम इन इंडिया एंड एस्टेब्लिश ऑन एम्पायर, ब्रिटिश इंडिया में आया, उन्होंने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया। ठीक है, इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हुई, बक्सर हुई, तो और कैसे इंडियन के अगेंस्ट डिसकंटेंट हुए रिवोल्ट ऑफ 1857 में। EIC एंड हुई, और क्वीन विक्टोरिया ने सारी इंडियन ओवर वो कर लिया था, टुक ओवर कर लिया था इंडियन एम्पायर को। तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब ये आप ब्रिटिशर्स की जो रूल था इनकी स्टार्टिंग है आपकी इस बुक में। ठीक है, अब कमिंग ऑफ द ब्रिटिश, कि जब ब्रिटिश आए तो क्या क्या हुआ। अब इधर देखिए, द पोर्टुगीज लेड द वे इन फाइंडिंग अ न्यू सी रूट ऑफ एशिया। ठीक है, पोर्टुगीज ने फाइंड किया एशिया के साथ न्यू सी रूट, एशिया से में, और क्या हुआ, एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन इंडिया के साथ किए। उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप की कोचीन एंड गोवा में, और उन्होंने वहाँ से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था। दे मेड ह्यूज प्रॉफिट्स गुड्स, क्योंकि वो लो प्राइस पर इंडिया को सेल करते थे, इंडिया से बाय करते थे लो प्राइस पे, और यूरोपियन मार्केट में हायर प्राइस पर सेल कर देते थे। इस तरह पोर्टुगीज को सक्सेस हुई ट्रेडिंग में। और क्या हुआ, द सक्सेस ऑफ द पोर्ट लेट द ट्रेडर, फिर हम वो वहाँ से फॉलैंड, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू सेल इंडिया। ठीक है, फिर वो वहाँ पे भी करने लगे। द ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, द इंग्लिश मर्चेंट फॉर्म्ड द EIC इन 1600। इंग्लिश मर्चेंट्स ने EIC को फॉर्म किया 1600 में, किसकी अथॉरिटी में, क्वीन एलिजाबेथ वन। ठीक है, और इट वाज सेट अप टू कंडक्ट ट्रेड इन इंडिया, और फिर जो इंडिया में ट्रेड कंडक्ट किया। इन 1615 में क्या हुआ, मुगल एम्पर जहांगीर ने अलाउ कर दिया EIC को कि वो अपनी फैक्ट्री सूरत में लगाए, और अलाउ कर दिया कि वो टू कैरी आउट ट्रेड विद इन द मुगल टेरिटरी, और वो मुगल टेरिटरी को भी के साथ भी वो करे। 1620 पहले 1615 में हुआ, फिर 1623 में क्या किया, 1623 द ब्रिटिश सेटअप, ब्रिटिश ने क्या किया, अपनी ट्रेडिंग पोस्ट सूरत, ब्रोच, अहमदाबाद और आगरा में भी लगा ली। द ब्रिटिश ऑल्सो फोर्टिफाइड, उन्होंने और सब क्या किया, सब ट्रेड सेंटर एंड फैक्ट्रीज लगाई। दीज इंक्लूड, जिसमें फोर्ट विलियम कैलकाटा था, फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मैड्रास, एंड फोर्ट एट बॉम्बे जिसे मुंबई भी कहते हैं। The EIC was first known as the Company of Merchants of London trading with the East Indies. वार फॉट टू गेन कंट्रोल ओवर इंडिया, ये जो वार हुई थी जिससे क्या हुआ था कि पूरा कंट्रोल हो गया था ब्रिटिशर्स का पूरे इंडिया के ट्रेड पर। आफ्टर सेटिंग अप फैक्ट्रीज लगाने के बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का नेक्स्ट एम था कि पूरे ट्रेड पर कंट्रोल किया जाए। और ये सब अचीव करने के साथ साथ और ये चीज़ अचीव किया। द ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने कहीं वार फॉट करी,
और कुछ वार किसके अगेंस्ट थी? यूरोपियन राइवल्स इन इंडिया, जैसे फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज ट्रेडिंग कंपनीज के साथ। और अदर फोर्ट किससे हुई? स्मॉल किंगडम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के स्मॉल छोटे छोटे जो किंगडम थे उनके साथ भी उन्होंने फोर्ट वार लड़ी। द कर्नेटिक वार क्या है? द कर्नेटिक वार सीरीज ऑफ 3 वार्स। कर्नेटिक वार का मतलब है 3 वॉर की सीरीज थी, जो किस किस के बीच हुई? 1746 एंड 1763, EIC एंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और क्या हुआ फिर? बोथ जो ब्रिटिश एंड फ्रेंच क्या चाहते थे? पूरे इंडिया के ट्रेड पर कंट्रोल करना चाहते थे। द इंडियन रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन, इंडियन रूलर्स ने भी ज्वाइन किया इस वार को टू स्ट्रेंथन देयर ओन कोज, अपने 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 कोजेस के लिए उन्होंने इस वॉर को ज्वाइन किया। एंड टू डिफीट देयर राइवल, और सभी जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने भी अपने उनके जो छोटे छोटे राइवल्स थे उनको उनसे लड़ाई करने के लिए भी इसी वॉर में ज्वाइन कर लिया था। फाइनली क्या हुआ? तो EIC ने को एडवांटेज मिल गई और उन्होंने ओवर ट्रेड पर कंट्रोल कर लिया था, पूरा गेन हो गया था उनका, क्योंकि और छोटे छोटे किंगडम्स वाले भी उनके बीच में आ गए थे और वो अपने रूलर्स को, जो अपने एनिमीज थे, उनको भी मार रहे थे। बैटल्स ओवर बंगाल की बैटल क्या थी? ये बैटल फॉर्ट इन बंगाल वाज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों थी? क्योंकि बंगाल जो है बहुत रिचेस्ट प्रोविनेंस है इंडिया का उस टाइम का। द EIC ने टू बैटल्स टू गेन कंट्रोल ओवर द प्रोविनेंस ऑफ बंगाल। 2 बैटल लड़ी EIC ने और बंगाल को भी वो कर लिया, उस पर कंट्रोल कर लिया। बैटल ऑफ पलासी क्या थी? बैटल ऑफ पलासी किसके बीच थी? वॉज फॉर्ट बिकॉज, बैटल ऑफ पलासी पहले क्यों लड़ी गई? 1757 में फोर्ट हुई। और क्यों लड़ी गई? द ब्रिटिश वर मिस यूजिंग द ट्रेड प्रिविलेजेस। ब्रिटिश जो है वो जो उनको प्रिविलेज दिए जाते थे उनका मिस यूज़ कर रहे थे, जो फॉर्मर नवाब ने उन्हें दिए थे। और नॉट पेइंग ड्यूटी, मतलब अपने जो पूरे जो थे टैक्सेस उन्हें प्रॉपर से पे नहीं कर रहे थे। दे हैड ऑल्सो स्टार्टेड बिल्डिंग देयर आर्मी, उन्होंने अपनी आर्मी बिल्ड की और अपने बेस को कलकत्ता में एक्सपैंड कर दिया। दिस वाज जो नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला की परमिशन के अगेंस्ट था। द ब्रिटिश इमर्ज विक्ट्रीज इन बैटल, ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा विक्ट्री पाई। अब जो भी बैटल करी उन्होंने सिराजुद्दौला को कैप्चर कर लिया और एंड पुट टू डेथ, और वो मर गया। मीर जाफर वॉज मेड द, और मीर जाफर क्या बन गया? बंगाल का रूलर बन गया। अब इसको अच्छे से सुनना समझना और बहुत ईजी है, अच्छे से लर्न हो जाएगा। अ फ्यू ईयर्स लेटर, और उस कुछ समय बाद क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर हुई। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई। ब्रोक किसके बीच हुई? नवाब ऑफ बंगाल, मीर कासिम एंड EIC, इन तीनों के बीच हुई। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड यूज देयर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी विक्ट्री को प्लासी के बैटल में यूज किया टू गेट अ नंबर ऑफ प्रिविलेजेस फ्रॉम द न्यू नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, नवाब को ना मीर कासिम। द कंपनी ऑफिशियल्स ऑफन मिस यूज दिस प्रिविलेज, और जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, कंपनी के जो लोग थे, वो मिस यूज करते थे जो भी प्रिविलेजेस उन्हें दी गई थी। एंड रिड्यूस द इनकम ऑफ द प्रोविनेंस ऑफ बंगाल। टायर्ड ऑफ दिस प्लंडर, अब ये जो प्लंडर किया था कि बाय द ब्रिटिश, मीर कासिम डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द कंपनी। और जो प्लंडर होता है कि टू टेक वैल्यूएबल थिंग्स फ्रॉम अ प्लेस यूजिंग फोर्स, मतलब फोर्सफुली तुम किसी से मतलब चीज़ों को ले रहे हो, और सम टाइम, और कभी कभी ये होता था कि उससे लॉट बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता था। मतलब कि टू टेक वैल्यूएबल थिंग्स फ्रॉम अ प्लेस यूजिंग फोर्स, कहीं से आप ज़बरदस्ती की चीज़ें उठा के ले आओ तो ये गलत था। तो मीर कासिम ने इसी वजह से वॉर कर दी थी कंपनी के अगेंस्ट। ही वॉज सपोर्टेड इन दिस वॉर बाय नवाब, और उसने नवाब अवध जो था, अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, उसको सपोर्ट किया। एंड द मुगल एम्परर शाह आलम टू। द ब्रिटिश इमर्ज विक्ट्रीज अगेन, और फिर दोबारा से भी ब्रिटिशर्स को विक्ट्री मिल गई। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कंपनीज पावर। After the Battle of Plassey and Buxar, EIC introduced other policies. Battle of Plassey और बक्सर में के बाद EIC ने नई पॉलिसीज वो करी, निकाली, इंट्रोड्यूस करी, जो
जिससे उनकी स्ट्रेंथ जो है इंडिया में और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये क्या आती है, द सब्सिडरी अलायंस एक सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया। किसने? मार्कलिस वेल्सले, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का था। इट स्टेटेड दैट इंडियन रूलर्स हु वर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश, उसमें बताया गया कि इंडियन रूलर जो ब्रिटिश की प्रोटेक्शन में है, वुड हैव टू मेंटेन अ परमानेंट ब्रिटिश आर्मी इन देयर किंगडम, उन्हें अपने किंगडम में एक ब्रिटिश आर्मी सेटअप कर परमानेंट मेंटेन करनी पड़ेगी। दे ऑल्सो हैड टू पे फॉर इट्स upkeep. The Indian ruler also had to keep a British official. इंडियन रूलर्स को एक ब्रिटिश ऑफिशियल भी रखना होगा, जिसे रेजिडेंट कहा जाता है अपनी कोर्ट में, एट देयर कोर्ट्स। द गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहौजी इंट्रोड्यूस पॉलिसी कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहौजी ने इंट्रोड्यूस एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग एनी इंडियन किंगडम विच वॉज ऑलरेडी अंडर द सबसिड, जो कोई भी इंडियन किंगडम जो सब्सिडरी अलायंस के अंडर था, वॉज द हैड टू गिव अप इट्स टेरिटरी टू द ब्रिटिश, उसे अपनी टेरिटरी ब्रिटिश को गिव अप करनी पड़ेगी। इफ द रूलर डिड नॉट हैव नेचुरल मेल हायर, अगर उसके पास एक मेल हायर नहीं है। ठीक है। अब 1857 का रिवोल्ट। द EIC रूल इफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है। द इंडियन सिपोइज जो ब्रिटिश हु वर्कड इन द ब्रिटिश आर्मी, जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, पुअर पीजेंट, लोकल इंडियन रूलर्स, लैंडलॉर्ड्स एंड द कॉमन पीपल, ऑल सफर्ड अंडर द अनजस्ट कंपनी रूल। और वो सभी सफ़र कर रहे थे कंपनी के अनजस्ट रूल को, मतलब जो गलत थे। अब ये सारे सोल्जर्स हैं हमारे पास। ठीक है। जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में थे, लीडर्स थे ये। It was the Indian sepoys in the British army who finally revolt against the British. The chief cause of their discontent, क्या थे इनके chief cause? Include the payment of lower salaries than the British soldiers. एक तो उन्हें lower salary मिलती थी British soldiers के, poor condition of service for Indian soldiers, poor condition थी Indian soldiers की, and the reservation of higher post in the British Indian army फॉर जस्ट द ब्रिटिश, और हायर पोस्ट ब्रिटिशर्स को ही दी जाती थी उसमें। This revolt is also known as the first war of Indian independence. Soon farmer, craft people and the ruler of some Indian kingdom joined the revolt. उन्होंने रिवोल्ट को ज्वाइन किया। They declared बहादुर शाह जफर, जो था लास्ट मुगल एम्परर, as the leader. However, the British crushed the revolt with an iron hand. The revolt of 1857 brought an end to the EIC rule in India. जो 1857 का रिवोल्ट है, उससे क्या हुआ? EIC का एंड हो गया था इंडिया में। द पावर टू गवर्न इंडिया वॉज ट्रांसफर फ्रॉम द कंपनी ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ के अंडर आ गई थी। द क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया बन गई थी, एंड इंडिया बिकेम अ ब्रिटिश कॉलोनी। कॉलोनी होता है एक कंट्री अंडर पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री। ठीक है। द क्वीन अपॉइंटेड अ वायसराय टू एडमिनिस्टर, और क्वीन ने क्या किया? क्वीन एलिजाबेथ ने एक वायसराय अपॉइंट कर दिया इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, मतलब इंडिया को चलाने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए। तो उन्होंने एक वो कर दिया था। ये आपको मैप दिखा रही हूँ, इसके अंदर जो है मैप शोइंग द मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट्स ऑफ इंडिया है ना, तो इसका मैप है ये, मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके मेन सेंटर्स हैं। ये इसकी एक्सरसाइज है, इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आपको क्वेश्चंस की नीड हो तो आप इसमें से कर सकते हैं। ओके, बस ये इस चैप्टर का यहाँ एंड होता है। ठीक है, ये हो गया मेरा 8th चैप्टर। फिर अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे 2nd चैप्टर को। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस।